एक बार जब इन्हें स्थापना करने के लिए जब इन्होंने मेरे से कहा कि मैं ऐसे-ऐसे काम करूँगा, तो अगर मेरी कुछ सहायता हो जाए, जैसे कि कुछ चीज़ पूछ लेते थे, तो मैं मेरी आवाज़ तो आ रही है ना अमरीश जी? जी, 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 आकाश जी, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है। तो ये मतलब पूछ लेते तो बीच-बीच में, तो मेरा भी इससे उत्साहवर्धन हुआ कि मुझे भी इस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। तो अमरीश जी से मैं हमेशा प्रेरित हूँ, जैसे कि गुरुकुल में इन्होंने बताया कि तो ये हमारे एक क्लास जो हमारे वरिष्ठ भ्राता जी के रूप में जाने जाते थे, और अमरीश जी अपनी क्लास में एक सबसे अनुपम व्यक्तित्व अपना वहाँ पर निभाते थे। तो इनसे ही मैंने सीखा कि किस प्रकार से अपने कार्यों को आगे किया जाए। तो मैं सबसे पहले जो इस आज कक्षा का उद्देश्य है कि यूजीसी नेट में किस प्रकार से सफलता को पाया जाए, और इसका एक उद्देश्य और है कि अ, जिस प्रकार हमारी परीक्षा अभी पास में आ रही है, तो उस समय भी अपने आप को किस प्रकार आत्म प्रेरित हम करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ मोटिवेट। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे-जैसे परीक्षा पास में आती है, तो हम क्या हो जाते हैं कि यार मेरे से ऐसा नहीं हो रहा है, मैंने तो अभी इतना छोड़ दिया, इतना मैंने ही अभी पढ़ा है। और शायद ऐसा भी हुआ होगा कि क्लास में कि अमरीश जी द्वारा जो आपको जो सब्जेक्ट अभी आपके पूरे नहीं हुए होंगे, लेकिन आपने कहीं न कहीं वो छुए तो ज़रूर होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अमरीश जी से सदा अपना संपर्क बनाए रखें, क्योंकि ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आप साथ देंगे, तो आपकी उन्नति होगी, और अमरीश जी की तो उन्नति हो ही रही है। तो मैं सीधा अब अपने विषय पर आता हूँ। तो देखो, क्या होता है कि जैसे-जैसे हम मतलब आगे बढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अगर हम एक बार भी उसमें असफल हो जाते हैं, तो हमारा एक मन टूट जाता है। तो जब हमारा अगर ऐसा कुछ लगे, तो हमें अपने ग्रंथों को एक बार देख लेना चाहिए। जितने भी संस्कृत साहित्य में उपलब्ध ग्रंथ मिलेंगे, वो बिल्कुल एकदम प्रेरणादायक वाक्यों से भरे हुए। तो उनसे हमें पढ़ते समय कभी-कभी अपने लिए 2-3 वाक्य लिख लेने चाहिए। तो जैसे कि मैं बहुत कभी-कभी ऐसा होता था कि जैसा कि मेरी जो प्रथम 3 प्रयास रहे, उनमें मेरा जेआरएफ उत्तीर्ण नहीं हो पाया था, और मैं इसको अपनी कहीं न कहीं कोई कमी तो ज़रूर मानता हूँ। तो इसके लिए मैंने 2-3 वाक्यों से बहुत ज़्यादा अपने आप को आत्म प्रेरित किया। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि मेघदूत में एक पंक्ति आती है, "कस्यैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वः।" कि अ, मतलब अब इसी को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हुए हैं, उन्होंने इसको हिंदी में और अधिक व्याख्यायित किया है कि अ, उन्होंने बताया था कि अ, किसको मतलब हमेशा सुख रहता है, और दुःख भी किसी के पास हमेशा नहीं रहता है। तो ये जो दुःख और सुख हैं, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कभी दुःख ऊपर आएगा, कभी फिर इसके बाद सुख आएगा। और फिर इसमें ही आगे बताया जाता है कि नीचैर्गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण, कि सुख-दुःख जिस प्रकार चक्का होता है ना, रथ का जो पहिया होता है, कभी ऊपर वाला आरा नीचे आता है, फिर कभी नीचे वाला ऊपर जाता है। तो सुख और दुःखों की गति इसी प्रकार है। तो हमें बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। कि जिस प्रकार हमारा अभी 27 तारीख को पेपर आएगा, तो हमें इस विषय को सोचते हुए जितना हमारा अभी तक अध्ययन हो गया है, उसको हम एक बार दोहरा लें। क्योंकि अभी आपकी 2-3 क्लासें हुई, तो उसमें नितिन जी, जो हमारे भ्राता जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मुझे उनकी पंक्ति तो अभी याद नहीं आ रही, कि आवृत्ति के बारे में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आवृत्ति ही हमारे जो स्वाध्याय होता है, उसका एक मूल कारण होता है। तो हमें अपनी आवृत्ति ज़रूर बनानी चाहिए। जिस प्रकार की हमने कुछ विषय हमने जैसे पढ़ा, तो उसको जैसे कि हमने हफ्ते वाइज़ में बाँट लिया कि हमें प्रत्येक सप्ताह में इतना अपना सिलेबस लेना है, और फिर आगे बढ़ना है। तो फिर महीने में आकर के
या दिन में जिस प्रकार हमने थोड़ा-सा पढ़ा, फिर शाम को आकर के जितना पूरा दिन में हमने अपना अध्ययन किया, तो शाम को जाकर के सोने से पहले हम उसको दोहरा लें। और जहाँ भी हमें मतलब खाली समय मिले, तो कुछ मूल चीज़ें होती हैं, जिनका हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जिस प्रकार दर्शन जितने भी ये मूल हैं, जितने भी प्रकरण ग्रंथ हैं, तो मैं ये मानता हूँ, मैंने अपनी तैयारी के दौरान ये अनुभव किया कि ये तो हमें बिल्कुल मौज़-बानी याद होने चाहिए। जिस प्रकार ऑप्शन देखते ही इनमें तो बिल्कुल हमें संकोच नहीं होना चाहिए कि अब जैसे कि प्रश्न आ जाता है कि मन क्या है? विभु है, नित्य है, विभु है। तो इस प्रकार से हमारी जो विकल्प में जो चीज़ें होती हैं, अगर हमको बिल्कुल पंक्तिशः अगर याद होगा, तो बिल्कुल हमारे एकदम दिमाग में रहेगी। तो थोड़ा-सा दर्शन पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो परंपरा वाले छात्र होते हैं, वो ज़्यादातर व्याकरण या साहित्य में इनकी गति होती है। जैसा कि मेरे अपने साथ है कि व्याकरण में गति है और साहित्य में भी थोड़ी-सी गति है, परंतु दर्शन मेरे से अछूते रह गए। तो कहीं न कहीं अगर मेरे सेकंड पेपर में कहीं न कहीं अगर मेरे नंबर कटे हैं, तो दर्शन में मुझे ज़्यादा मेरी हानि हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ें हमारी कमज़ोर रह गई हैं अभी इस समय, उस पे ध्यान ना दे कर के, जो हमारी चीज़ें अभी बिल्कुल एकदम मज़बूत हैं, उनको हमें रिवीज़न की आवश्यकता है। आवश्यकता हमें बनी रहेगी। तो यही चाहिए कि हमें हताश ना होकर के जितनी चीज़ें हमारी अभी तक हो गई हैं, उनको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिर जिस प्रकार अब गीता की प्रसिद्ध पंक्ति तो आपको याद होगी कि कर्म पे अधिकार हमारा है, बाकी फल की तो इच्छा भगवान के ऊपर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन आप सभी लोग जानते हैं। परंतु मैं आपको ये चीज़ें इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये समय ऐसा कठिन समय है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ें हमारे मन में आती हैं। अगर उसमें कोई एक थोड़ा-सा प्रकाश आ जाए ना, तो वो चीज़ें अपने आप उजागर हो जाती हैं और अंधकार वहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने छोटे ब और जितने भी हमारे बड़े भाई या बहनें हैं, जितने भी छोटे छोटे भाई या बहनें हैं, उनको यही चाहता हूँ कि मैं अपनी ओर से जिस प्रकार मेरा अनुभव रहा है, तो उसके माध्यम से आप लोगों को कुछ बताऊँ। तो जिस प्रकार आपकी यूजीसी नेट की 10 इकाइयाँ होती हैं दोनों पेपर में। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट पेपर होता है, मैं अपना बता दूँ कि मेरा फर्स्ट पेपर इतना मजबूत नहीं है। इतना क्या मतलब 1/4 भाग ही मेरा मजबूत रहा है कि जिस प्रकार आपके बोधगम्यता वाले प्रश्न होते हैं और थोड़ा-सा अ, जो दर्शन वाली प्रक्रिया होती है और थोड़ी बहुत डीआई जो होती है। और गणित मेरा ऐसी मान लो बिल्कुल 20% 100 में से, तो इसके कारण से मैंने 3 बार असफलता का मुँह देखा है। परंतु मेरा दूसरा पेपर कुछ हद तक मजबूत था। दर्शन भाग मेरा थोड़ा-सा ऐसा ही था कि मतलब कभी वो चीज़ें पड़ी नहीं थी। जब एमए में एडमिशन लिया, तभी उनको देख पाया। तो इस कारण से दूसरे पेपर में मेरे अच्छे नंबर बन जाते थे, परंतु फर्स्ट पेपर में मेरे कभी भी अच्छे नंबर नहीं बने। 100 में से मेरा हाईएस्ट स्कोर फर्स्ट पेपर में 18-19 इतना ही जाता था। लेकिन दूसरा पेपर ने मुझे मजबूती प्रदान करी और तो मेरा चौथी बार में जाकर के हो गया। पर आप लोगों को दोनों पेपर एक साथ लेके जाना चाहिए क्योंकि जो अब मेरिट जिस प्रकार से आ रही है, जिस प्रकार से प्रश्नों का स्तर बढ़ रहा है, तो अब एक पेपर से तो कुछ होने वाला है नहीं। दोनों पेपरों में समान मजबूती हमें लेनी होगी। अ, परंतु ये सब धीरे-धीरे होगा क्योंकि जैसे कि अब बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, जिन्होंने अभी इस समय मतलब जो आपकी क्लासें प्रारंभ हुई होंगी, शायद अमरीश जी ने ये शायद की थी। अमरीश जी कब स्टार्ट की थी आपने? जी, सितंबर 15 से। हाँ, सितंबर में स्टार्ट की थी। तो एक बार तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया है और एक बार अभी आने वाला है। तो अमरीश जी ने तो अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया होगा, परंतु अमरीश जी तो एक क्या हैं
मार्ग में एक दिए सिखाने का इनका काम है, जाना आपको है। अब आप कैसे जाएँगे तो वो आपको देखना है। तो शायद आपका सिलेबस पूरा ना हुआ हो, परंतु जिस प्रकार से जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनको तो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा और उनको सही से लगा भी लिया होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी जो इतने 2-3 दिन मतलब हमारे जो बचे हुए हैं, इनमें हम क्या करें कि अपना रिवीजन करें और शाम को वो क्वेश्चन पेपर हम उनको हल करें। क्योंकि पेपर में जब हम वहाँ स्क्रीन पर बैठे होते हैं, तो हमें ये ध्यान नहीं रहता, हम ऊपर क्वेश्चन की एक पंक्ति देखते हैं और वहाँ पर जाकर के उसका ऑप्शन पर नीचे दबा देते हैं। परंतु हमें ये पता नहीं होता कि वेद की शाखा यह नहीं है, तो हम नहीं इस शब्द को हम नहीं देखते हैं। हम जाकर के प्रश्न मान लेते हैं कि वेद की शाखा यह है, तो हमने जाकर के उसमें ऑप्शन गलत किया, तो ऐसे ही हमारा हो जाता है। तो इसके लिए होती है प्रैक्टिस की आवश्यकता। क्योंकि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। क्या होता है कि योग दर्शन में बड़ा अच्छा का है कि वो तो मतलब योग के बारे में का है, समाधि के बारे में का है। परंतु अगर हम इसको अपने प्रसंग में लें, तो ये चीज़ें हमारी अभ्यास के कारण ये हमारी न्यून हो सकती हैं। तो मैं जितना कि मैंने किया और जितना मैं मानता हूँ, तो दोनों पेपरों को के क्वेश्चन हमें ज़रूर मतलब जो आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं मतलब तैयारी जो अभी करेंगे क्योंकि अमरीश जी का एक बैच शायद 1 तारीख से फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना आप पढ़ें, उसका आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर हल करें, जिससे कि आपको निरंतर पता रहेगा कि अभी मुझे कितना मैंने पा लिया है और कितना हमें प्राप्ति की हमें आवश्यकता है। ठीक है? तो अगर फिर जैसे कि क्या होता है कि एक बहुत अच्छा प्रसंग है कुमार संभव का जो पंचम अंक है, त तपा फलोदयो नामः जो पंचम अंक है, तो उसमें जब पार्वती तपस्या जब हो जाती है उनकी, तो शिव जी उनके सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं। अब उन्होंने तपस्या की है, तप किया है और उन्होंने जो शिव जी थे, वो उनको बार-बार ये कहते हैं कि तुम तो बड़ी कोमलांगी हो, तुम्हें ये सर्दी-गर्मी कहाँ तुम पर सहन होंगी। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे भटकाव की स्थितियाँ आती हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं, "अरे! क्या होगा इससे? इतना बड़ा तो सिलेबस है और इसमें से हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। ये मैंने शास्त्री में सिर्फ़ व्याकरण का अध्ययन किया हुआ है, बाकी मेरा साहित्य सब बिल्कुल छूटा हुआ है।" या जो थोड़ा-सा कॉलेज आदि से आए हुए हैं, तो वो ये कहते हैं कि अ, हमने तो बस इतना किया है अभी, अभिज्ञान, शाकुंतल, रघुवंश इनका थोड़ा-सा पढ़ा है, बाकी इतने दिनों में अब ये कैसे होगा? लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा अ, वहाँ पर जब शंकर जी जब उनके पार्वती के सामने प्रकट हो जाते हैं, तो एक पंक्ति कहते हैं, "क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विदत्ते" कि जिस प्रकार का हमने क्लेश अर्जित जो किया है ना, बाद में जाकर के यही जो चीज़ है, दुःख से हटा कर के हमें नवीनता की ओर बढ़ाता है। जिस प्रकार अगर हम यूजीसी नेट क्वालीफाई जब हो जाते हैं, तो हमें पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है और हम अ अ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए क्वालीफाई हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने जो हमारा आत्मविश्वास है, उसको अपना उसी प्रकार बनाए रहना चाहिए, जिसको हमने मान करके अपना कार्य आरंभ किया है। क्योंकि आप वो भर्तृहरि का प्रसिद्ध श्लोक तो जानते ही होंगे, प्रारभ्यते खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानो प्रारभ्य उत्तम जना न परित्यजन्ति। ठीक है? तो हमें उत्तम बनना है, हमें अधम नहीं बनना, जो अपने कार्यों को एक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो अपने कार्य को प्रारंभ ही नहीं होता है उनसे कार्य, वो सोचते हैं कि क्या है, अब हमारे लायक थोड़ी ना है ऐसा। तो वो जो लोग ऐसा सोचते हैं, तो वो तो बिल्कुल अधम है। और एक वो लोग होते हैं जो अपना कार्य थोड़ा-सा मतलब थोड़ा सिलेबस देखा
और सोचा कि यार कल से अब रोज़ मतलब पढ़ेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर से ढीले हो जाते हैं कि रहने दो यार, ज़्यादा ही थोड़ा-सा बड़ा है सिलेबस, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से भी कोई व्यक्ति होते हैं, वो मध्यम है। लेकिन जो विघ्नों के आने के बावजूद भी, जो उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमें वह उत्तम बनना है, जो अपने विघ्नों को मार करके भी आगे बढ़ते रहेंगे, तभी हम सफलता को अर्जित तभी हमें सफलता अर्जित होगी। तो इसी को अ, अब ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा जैसे कि आप विकास दिव्य कीर्ति को अगर देखते होंगे तो वो बड़े अच्छे-अच्छे कबीरदास के दोहों का वर्णन करते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक दोहा बोला था अपने मोटिवेशन स्पीच में कि धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो हमें अपना सही समय देखना चाहिए। अब जैसे कि अब किसी का 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, लेकिन अब इसमें अटेम्प्ट की तो कोई सीमा नहीं है। तो अटेम्प्ट की सीमा नहीं है, तो हमें निरंतर मतलब अपने प्रयासों को वहाँ पर रखना चाहिए। तो हम जिस प्रकार से मतलब आगे बढ़ते रहेंगे और निरंतर हमारी अभ्यास की प्रवृत्ति बनी रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसा सफलता ऐसी नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन हमारी जिस प्रकार की मेहनत होगी तो सफलता हमें ज़रूर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से अ, हमें अपने इस पेपर को लेकर के और सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम अब किस प्रकार से मतलब हम अपने आप को प्रेरक प्रसंग बनाते रहें और दूसरों की आत्म प्रेरणाओं से हमारे मन में हमेशा सकारात्मक विचार बने रहें, इन 2-3 दिनों में। ठीक है? तो मैं यही चाहता हूँ कि बिल्कुल आपको हताश नहीं होना है और जितना मैंने ये बताया कि रिवीज़न करना है और जो हमारे क्वेश्चन पेपर जो आते हैं, जिस प्रकार से अब 2013 से लेकर के 2019 उससे पहले तो शायद एग्ज़ाम ऐसा ही होता था जिस पे रिटन पूरा होता था। क्वेश्चन फिर उसके हमें एक बृहद उत्तर होता था उसमें। तो अ तो इसमें क्या होता था, तो जो 2013 से लेकर के 2019 तक के पेपर हैं, ये ज़्यादा इनका लेवल थोड़ा-सा ठीक है, कि सीधा-सीधा क्वेश्चन और आंसर है। लेकिन 2019 के बाद जब से ये ऑनलाइन मोड आया है, तो ऑनलाइन मोड में क्या हुआ कि प्रश्नों का स्तर थोड़ा-सा कठिन हो गया। तो प्रश्नों का स्तर थोड़ा-सा कठिन हो गया। अब इसमें अ 4 ऑप्शन तो 4 ही हैं, लेकिन ऑप्शनों के ऊपर भी 2 ऑप्शन होते हैं। जिस प्रकार 2 चीज़ें वो पूछते हैं, जिनमें से हमें एक चीज़ तो याद होती है, परंतु एक चीज़ हमें याद नहीं होती। ठीक है? तो इस कारण से अब क्या किया है, तो हमें अपने निर्धारण अब थोड़ी बुद्धि की आवश्यकता ज़्यादा हो गई है। तो क्वेश्चन पेपर अगर हम रोज़ उनको हल करेंगे, तो हमारा वो भी स्तर ठीक हो जाएगा। तो मैंने इससे यही सीखा है। बाकी अ, एक इससे जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग भी है कि ये सुकरात हुए हैं एक महान दार्शनिक। उनसे किसी ने पूछा किसी व्यक्ति ने अब दार्शनिक थे तो हमेशा मतलब उनके व्याख्यान वगैरह होते रहते थे और वैसे भी ग्रीस में जो परंपरा थी कि सामने मतलब गुरु बैठेंगे और एक वो पांडाल होगा, उसमें लोग उनसे जो विद्वान होते थे, उनसे अपने प्रश्न पूछते रहते थे। ऐसे ही एक बार वो अपनी स्पीच दे रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि इस सफलता क्या होती है? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस समय तो नहीं बताया, उन्होंने कहा कि कल आकर के मुझे नदी के पास आप सुबह मिलना, उस समय मैं बताऊँगा। तो जब वो व्यक्ति जाता है और जाकर के फिर से पूछता है कि सफलता क्या होती है? तो सुकरात जी कहते हैं कि नदी में जाओ। फिर वो जाता है, नदी में जब वो पहुँचता है तो जिस प्रकार जब वो पहुँचता है वहाँ पर,
जब तक उसके गर्दन के नीचे पानी आता है, तो सुकरात जी आते हैं उसके पीछे से और उसका जो गर्दन होती है उसको पकड़ के और पानी में उसपे डुबो देते हैं। तो वो क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो छटपटाने लगता है और बाहर निकलने का बहुत प्रयत्न करता है। परंतु कुछ समय बाद वो अपने जो गर्दन सुकरात जी ने उसकी पकड़ी हुई होती है, वो उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम जब डूब रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे? और इतना छटपटा क्यों रहे थे? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं बाहर आने की सोच रहा था और मेरा ध्यान बिल्कुल वहीं था कि मैं कैसे ना कैसे करके बाहर आ जाऊँ। तो सुकरात जी कहते हैं कि तुझे इससे ही सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से तुझे हमेशा ध्यान रहा कि मैं किस प्रकार बाहर आऊँ। तो इस दुनिया में रह कर के हमें यही हमारा प्रयास होना चाहिए। इसकी चकाचौंध देख कर के हम इसमें डूब तो जाते हैं, परंतु हमें निकलने का साहस नहीं होता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति असफल भी होता है। तो सफलता वह चीज़ है कि ये बड़ी मुश्किल से आती है और इसके लिए अपने आप को बिल्कुल एकदम जागृत करना पड़ेगा। तो अ, ये बड़ा अच्छा प्रेरक प्रसंग लगता है मुझको और मैंने भी इसको अपने जीवन में थोड़ा-सा अपनाने की कोशिश करी। अ, फिर जैसे कि मैं अब थोड़ा-सा सिलेबस पर आता हूँ। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि सेकंड जो हमारा पेपर है, उसमें 10 इकाइयाँ हैं। तो सबसे मेरे लिए तो सबसे कठिन कठिन तो नहीं कहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण कहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है मेरे लिए दर्शन शास्त्र की। अब जैसे कि आप 2000 19-20 2020 से आप देख रहे होंगे कि जो दर्शन के प्रश्नों की संख्या और व्याकरण के प्रश्नों की संख्या प्रश्न पत्र में अब ज़्यादा होने लगी है। और वो भी प्रश्न ऐसे नहीं होते हैं, वो थोड़ा-सा उत्कृष्ट प्रश्न होते हैं। और आप अगर जो लास्ट में जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम बोधगम्यता कहते हैं, वो तो दर्शन से ही होते हैं। तो हमें थोड़ा-सा दर्शनों को गहन पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम गहनता में नहीं जाएँगे, तब तक हम किसी भी चीज़ को हासिल नहीं करेंगे। क्योंकि जो जितना गहरे में जाता है, उसको उतने ही ज़्यादा हीरे-मोती प्राप्त होते हैं। और नितिन जी भी उस दिन बता रहे थे कि अ, अपने मूल ग्रंथों को नहीं छोड़ना है। और मूल ग्रंथों को नहीं छोड़ना है, तो मैं अपना साक्षात एक अनुभव दे रहा हूँ कि मैंने अधिकतर ग्रंथों का मूल अध्ययन किया है और मुझे मूल से बहुत सहायता मिली है। बाकी मैंने गाइड से भी लेकिन गाइड भी अपनानी चाहिए जैसे संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश है, पर गाइड उसी व्यक्ति के लिए सफल हैं जिसने मूल का अध्ययन किया हुआ है क्योंकि जब जैसे कि इस समय अब जो पेपर का समय आ रहा है, तो इस समय अब अगर हम मूल पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा हमारा भला नहीं हो पाएगा। तो इस पे जो गाइड में जो जितनी चीज़ें दी हैं, वो हमें एक बार रिकॉल हो जाएँगी। तो पुनः एक बार हमें स्मरण में आ जाएँगी, तो इसलिए गाइड की भी आवश्यकता होती है। और बाकी हम दर्शन वाले उस पे थे। तो जिस प्रकार से प्रश्न आजकल आ रहे हैं कि टीका ग्रंथ हर एक यूनिट में से पूछे जाते हैं, चाहे वो दर्शन शास्त्र के ग्रंथ हों, दर्शन शास्त्र के प्रकरण ग्रंथ हों, चाहे साहित्य शास्त्र के ग्रंथ हों या बाकी जितने भी महाभारत है और रामायण है इनके ग्रंथ हों, तो इनके बहुत अच्छे-अच्छे वहाँ पर टीका से प्रश्न बनते हैं। तो जब मैंने जब चौथी बार जब एग्ज़ाम दिया था उस समय, तो मुझे एक ग्रंथ अपनी लाइब्रेरी में बहुत अच्छा मिला था, साहित्य शास्त्र मंजूषा, जो अ, बलदेव उपाध्याय जी का है शायद या उमाशंकर ऋषि जी, इन दोनों में से किसी एक का है। तो उसमें क्या है कि जितने भी व्याकरण के ग्रंथ हैं, जितने भी साहित्य के ग्रंथ हैं, जितने भी दर्शन के ग्रंथ हैं, जितनी भी टीकाएँ उसमें हो सकती थी और मैंने जब 2020 का जो कोरोना के बाद जो प्रथम पेपर जब हुआ था, जब वो पेपर से मैंने उसमें मिलाया था, तो मुझे बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिले थे जो उसमें बिल्कुल एकदम टीकाओं के बारे में जिनके साक्षात उत्तर वहाँ पर दिए गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस ग्रंथ का सहारा लें, संस्कृत साहित्य मंजूषा, जो बलदेव उपाध्याय जी का है।
उसमें आपको सभी ग्रंथों की टीकाएँ मिल जाएँगी और उनके लेखक कौन है, ये लोग मिल जाएँगे। और बाकी आपको वैदिक साहित्य के लिए आपके पास पुस्तक उपलब्ध होगी और आपको अमरीश जी ने बहुत अच्छी-अच्छी पुस्तकें भी और बताई होंगी कि इससे हमें सहायता लेनी चाहिए। और फिर इसके बाद रामायण और महाभारत और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र वाली इकाई ऐसी है कि श्लोकों के अंदर से अब प्रश्न बनने लगे हैं। पहले तो बस इसका मतलब इसमें कितने अध्याय हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में और अर्थशास्त्र में इतने मंत्री कौन मानता है या इतने ये पंक्ति किसने बताई है और इसके पंक्ति के प्रणेता कौन हैं और ऐसा मत किसका है? पहले तो शायद ऐसे ही प्रश्न आते थे। अब क्या है कि उनके प्रकरणों के नाम भी आ जाते हैं और और जितने मैंने 2-3 सालों से प्रश्न पत्र देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे ये ज़रूर मिलता है कि अर्थशास्त्र का इस अधिकरण का क्या नाम है? कभी 9वें का पूछ लेगा, कभी 8वें का पूछ लेगा, कभी 7वें का पूछ लेगा। तो जितना मेरा अनुभव रहा है, तो मैं तो हर बार प्रश्न देखता हूँ कि एक इनके अधिकरण के नाम से आता है, तो अर्थशास्त्र का जो अधिकरण इसमें 15 अधिकरण है, तो 15 अधिकरणों के नाम हमें याद होने चाहिए। और महाभारत के जितने भी पर्व हैं और कौन से पर्व में क्या है, किस पर्व की क्या विषय वस्तु है, उसमें आख्यान है, तो इन चीज़ों पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। और बाकी जो इसकी टीकाएँ जो हमें मिलती हैं, उन पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। इस संस्कृत प्रतिस्पर्धा में रामायण और महाभारत की टीकाएँ अलग से दी गई हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए इनका। बाकी जो संस्कृत साहित्य का इतिहास या वैदिक साहित्य एवं संस्कृति इतनी भी इतिहास वाली पुस्तकें हैं, उसको हमें ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो आजकल क्वेश्चनों का थोड़ा-सा जो माध्यम है, वो थोड़ा-सा उच्च क्वालिटी वाला हो गया है, कि अगर हमारा अध्ययन ज़्यादा होगा, तो उतने प्रश्नों को अगर हम देख पाएँगे वहाँ पर। तो और फिर इसके बाद वैदिक साहित्य हो गया, दर्शन शास्त्र कठिन इकाई है, इसके बारे में भी हो गया। फिर अब थोड़ा-सा व्याकरण से भी अब ल जो हमारा साहित्य है संस्कृत साहित्य, जिसमें हमारे जितने भी काव्य शास्त्र वगैरह और महाकाव्य और गीति काव्य इत्यादि हैं, ये सब ले सकते हैं। तो आजकल क्या हो गया है कि इन पर अब थोड़ा-सा ध्यान देना कम हो गया। मतलब ध्यान देना कम क्या हो गया है कि इससे क्वेश्चन अब ज़्यादा नहीं बनते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे व्याकरण से। तो हमें जो साहित्य वाले ग्रंथ हैं, इनको हमें जिस प्रकार वहाँ पर जैसे अगर हम काव्य प्रकाश देखेंगे तो उसमें जितनी भी शब्द शक्तियाँ हैं, तो जितना वहाँ पर टॉपिक वाइज़ दे रखा है, उसको हम अगर पढ़ लें, तो हमारा वो पूरा हो जाता है। उसमें हमें कोई मतलब शंका नहीं होती है और हमारे सभी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अब शायद अगर अ, पिछली बार क्या हुआ होगा और इस बार क्या होने वाला है, ये मुझे नहीं पता। जितनी बार मैंने मतलब 3-4 बार तो यूजीसी नेट का पेपर दिया है, तो मुझे इससे यही पता लगा है कि जो साहित्य है, इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन ना तो ये उच्च स्तर के बन रहे हैं और ना ही इतने ज़्यादा बन रहे हैं। तो मैंने देखा कि अब व्याकरण में क्या है कि वाक्यपदीयम और महावास्य को लेकर के अब बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। अब सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में जैसे कि हम पढ़ लेते थे कि सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। तो हमें वहाँ पता लग जाता था कि सिद्ध क्या है, शब्द क्या है और इसका शब्द और अर्थों का संबंध क्या है। लेकिन अब इसमें आए हुए वार्तिकों से भी प्रश्न बनने लगे हैं। सूत्रों में पहले तो व्याकरण के पाणिनीय व्याकरण के सूत्र ही पूछे जाते थे, परंतु अब क्या है कि इसमें जो काशिका और जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो वार्तिक आते हैं, उन पर आधारित प्रश्न बनने लग गए हैं। तो हमें थोड़ा-सा जो दर्शन और जो व्याकरण है, इनका हमारा थोड़ा-सा विशिष्ट अध्ययन मूल पुस्तकों से अगर जितना किया जाए तो उतना ही कम है। क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जितना तुम गहराई में जाओगे, उतना ही तुम इनसे ज्ञान प्राप्त करोगे। तो क्वेश्चन भी फिर हमारे इसी प्रकार से बनते हैं। अ, तो हमें थोड़ा-सा व्याकरण और दर्शन
अपना थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए और बाकी अभिलेख शास्त्र वाली जो हमारी एक यूनिट बच जाती है, जो हमारी सबसे लास्ट यूनिट है, उसमें भी हमारे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि अ, जैसे कि हम जब ब्राह्मी लिपि का जब इतिहास अ, पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक ग्रंथ मिलता है ललित विस्तर नाम का। और ये ही अभिलेख के प्रश्न बन जाते हैं हमारे बुद्ध चरित से, क्योंकि बुद्ध चरित अश्वघोष है और अशोक ने बौद्ध धर्म माना था, तो ज़्यादातर ये 2 चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित हो जाती हैं। तो बुद्ध चरित भी अभिलेख शास्त्र के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें हल करने में बहुत सहायता देता है। तो जो ब्राह्मी लिपि है और अशोक के स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, कौन-कौन से लेख में कौन-कौन सी पंक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार से अब संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश में तो ऐसा नहीं है, परंतु एक है, पुस्तक है अभिलेख शास्त्र मंजूषा जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अगर कोई विद्यार्थी अगर हो तो चौथे सेमेस्टर में या तीसरे सेमेस्टर में अगर हम अभिलेख शास्त्र अगर अपना स्पेशलाइज़ेशन लेते हैं, तो उसमें एक पुस्तक होती है अभिलेख शास्त्र मंजूषा। तो उससे हमें ज़रूर सहायता मिलती है। उसमें बाकायदा सभी जो अभिलेख हैं, उनका बिल्कुल मूल-मूल दिया है। अगर वह पुस्तक अगर हमें प्राप्त नहीं होती है, तो उपकार की संस्कृत माध्यम वाली जो गाइड आती है, उसमें बिल्कुल सभी ग्रंथों का एकदम मूल है। तो उसमें भी अभिलेख शास्त्र हैं, तो उसमें कौन-कौन से अभिलेखों में क्या-क्या पंक्तियाँ हैं, तो बिल्कुल पंक्ति वाइज़ एकदम दे रखा है। तो उससे हमें ज़रूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो अ, बाकी तो और अपनी जो संगति है, अपनी जो दोस्तों की संगति है, वो हमें बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा देने वाली होनी चाहिए। क्योंकि अ, एक भोज प्रबंध में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है कि हमारा उठना-बैठना किन व्यक्तियों के साथ होना चाहिए और और वहाँ पर वो कहते हैं कि बल्लाल सेन उसके लेखक हैं, भोज प्रबंध के वो कहते हैं कि मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणो, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां यथौषधं स्वादुहितं च दुर्लभम्। जिस प्रकार अगर कोई ज़्यादा प्रभावी औषधि अगर हमारे लिए होगी, तो वो ज़्यादातर मीठी नहीं मिलेगी हमें, कड़वी ही मिलेगी। तो हम बहुत सारे विद्वान तो हमारे मित्र होते हैं, बहुत विद्वान मित्र होंगे, लेकिन वो सभी ज़्यादातर हितैषी नहीं होते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन जिस प्रकार से हाई लेवल का हो गया ना, तो कोई भी व्यक्ति यही बोल देता होगा कि क्या है यार, चल खेलने चलते हैं, क्या इसमें रखा है? और ऐसी-ऐसी नाना प्रकार के आपको इस प्रकार से बताते होंगे कि नहीं यार रहने देते हैं। तो उसी के ऊपर ये श्लोक है कि बहुत सारे आपको विद्वान आपके मित्र मिल जाएँगे, परंतु ऐसा नहीं होगा कि वो सभी हितैषी हों। तो और जो हितैषी होंगे, वो ज़्यादातर आपको मतलब ज्ञान प्रदान करने में या तू ऐसा कर, वैसा कर क्योंकि जो मित्रता नाम का जो संबंध है, वो इसी प्रकार होता है। उसमें कोई कमी और कोई अधिकता नहीं होती है। वो कि ऐसा है, चलो ऐसा ठीक है। तो इसी प्रकार होता है। तो फिर आगे कहते हैं कि सुहिच्च विद्वान् अपि दुर्लभो नृणाम्। तो इसी प्रकार मनुष्यों को क्या होता है कि ऐसा मित्र मिलना मुश्किल होता है कि जो विद्वान भी हो और जो हमारा हित चाहने वाला ही हो। तो व ऐसा होता है कि कोई भी अगर औषधि जो होती है, अगर प्रभावी होगी, तो वो ज़्यादातर मीठी नहीं होगी और जो मीठी होगी, वो प्रभावी नहीं होगी। तो फिर हमारी जो संगति जो हो, वो अच्छे लोगों से हो। बाकी अगर बुरे लोगों से भी हो जाती है, तो उनकी जो अच्छी बातें हैं, क्योंकि अमरीश जी ने बड़ा अच्छा श्लोक बताया था कि अमेध्यादपि कांचनम ग्रहीतव्यम कि जो अपवित्र है, उससे भी हमें सोना उठा लेना चाहिए। तो हमें जो उसकी अच्छी बातें हैं, तो उससे हमें प्रेरित होना चाहिए, बाकी अ, जो बुरी चीज़ें हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमारे परंपरा उपनिषद शास्त्रों की यही रही है कि यान्य अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि कि जब गुरु उपदेश देता है, शिष्य को जब उसका समावर्तन संस्कार होने जाता है, तो गुरु उपदेश देता है, तो उसमें वो कहता है कि जितनी भी मैंने चीज़ें आपको अभी बताई हैं कि स्वाध्यायन मा प्रमदा
और आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव या श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देवम् ह्रिया देवम् श्रिया देयम्। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर गुरु बताता है और बाद में जाकर के जब उनका जब गुरु का उपदेश जब अंतिम में होता है तो वो एक पंक्ति बोल देते हैं कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, कि जितनी मेरी अच्छी चीज़ें हैं वो तो तुम ले लेना, बाकी जो जितनी मेरी बुरी चीज़ें रह गई हैं वो यहीं पर छोड़ के जाना। तो इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि मतलब जितना मैंने अपने अनुभव से सीखा है या प्राप्त किया है, कि जैसे अ, जितना मैंने अपने बड़े भाई जो थे उनको देख कर के थोड़ा-सा आत्म प्रेरणा थोड़ी-सी मिलती थी और अमरीश जी हमेशा ऐसे व्यक्तियों में रहे हैं जिनसे मैंने मतलब प्रेरणा ली है, तो उसमें एक स्थान अमरीश जी का भी है। तो इनसे आप जितना जुड़े रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और जितना मैंने आपके प्रश्न पत्र को लेकर के और जो इसमें से प्रश्न बन रहे हैं या और हमें क्या हो इसके आगे क्या और प्रयास हमारे होने चाहिए। अगर उस विषय में आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है सिलेबस को लेकर के या क्वेश्चन पेपर को लेकर के या कोई आपकी कक्षा का ही कोई प्रश्न हो, अगर मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर उत्तर दूँगा। जी, आप में से किसी भी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू भैया। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से बताया हमें कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और मेरा प्रश्न ये था कि अपने पेपर 1 का कैसे प्रिपरेशन करा था स्टार्टिंग से? देखो मैंने अभी इसमें यही बताया कि पेपर 1 मेरा मजबूत नहीं था, लेकिन मेरा जो दूसरा जो प्रश्न पत्र था वो मेरा बहुत हद तक ठीक था। तो दूसरे प्रश्न पत्र ने मुझे बहुत ज़्यादा बल प्रदान किया है। बाकी जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है उसके लिए मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल का सहारा लिया था। एक लोकेश वाली करके एक हिंदी का पूरा एक चैनल है, लोकेश वाली यूजीसी नेट। तो मैंने वहाँ पर वो मतलब हिंदी में बहुत अच्छा अ, पढ़ाते हैं और एक मैंने एक बैच भी लिया था, प्रयागराज का बैच था, तो उससे भी मुझे सहायता प्राप्त हो गई थी। परंतु मेरी ज़्यादातर इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं फर्स्ट पेपर को छूऊँ, क्योंकि मेरे उसमें ज़्यादातर मन ही नहीं था मेरा। तो मैं फर्स्ट पेपर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा सेकंड पेपर अच्छा था, तो उससे मैं यही मानता हूँ कि जितना श्रेय है वो मेरा सेकंड पेपर का ही श्रेय है कि मैंने यूजीसी नेट क्वालीफाई किया। अ, बाकी जितना मैंने फर्स्ट पेपर के बारे में जितना अध्ययन किया या जिससे कुछ सीखा वो आपको बता दिया है। धन्यवाद भैया। जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ और शामिल करना चाहता हूँ इसी वक्तव्य में कि आकाश जी ने जो बताया कि इनका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं था, फिर भी इन्होंने मतलब वो जेआरएफ जो है वो उत्तीर्ण कर लिया। तो आप ये समझ जाना कि इनका जो सेकंड पेपर है इसमें ये बहुत स्ट्रांग है ना। अपने सेकंड पेपर के स्पेशलिस्ट हैं, तब जा करके फर्स्ट वाला थोड़ा सा डाउन था, तब भी इनका क्वालिफाई हो गया। तो इनसे इनकी बातें सुन करके आप लोग ऐसा मोटिवेशन मत लेना कि फर्स्ट पेपर का तो चलो ऐसे ही छोड़ दो, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये समझ लो सेकेंड पेपर के 95% विषय को जानने वाले हैं, उसके विशेषज्ञ थे, तब जा करके इन्होंने फर्स्ट पेपर को हल्का फुल्का करके भी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिए। और किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। जी, कोई और कुछ नहीं कहना चाहता है? किसी का बैच वाले और बच्चों का कोई जैसे प्रश्न हो? बहुत सारे सूक्तियाँ वगैरह हैं, तो मैं मतलब कि मेरी संस्कृत बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब नॉर्मल है, तो मैं कैसे स्टार्टिंग करूँ? क्योंकि याद कर रही हूँ फिर से वो कुछ टाइम के बाद वो
देख मैं भूल जा रही हूँ वो चीज़। तो हाँ, उसको अगर कैसे आप ना इसको और जितने आप भी अपना हमारे स्टडी का जो है कि मतलब आपने कैसे प्रिपरेशन करे थे वो थोड़ा-सा बता दो? हाँ, देखो जितना भी हम पढ़ते हैं तो उसके हमें नोट्स अपने आप से बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरों से नोट्स माँग ले कि यार अपने नोट्स दे दे। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति नोट्स बनाता है वो अपनी मति के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर और अपने स्तर के अनुसार बनाता है। तो हमें स्वतः से ही नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये मेरे समझ में आ जाएगा। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के नोट्स लेंगे तो मतलब अब वो ज़्यादा जानता होगा तो हमें भाई कम समझ में आएगा। तो इसलिए अपने नोट्स सबसे पहले बनाने चाहिए। और कि जैसे कि हम जैसे मतलब पढ़ते जाते हैं, जिस प्रकार आपने सूक्तियों की बात कही कि सूक्ति मैं याद करूँ। मतलब याद करने का मतलब है रटना नहीं है। रटना नहीं है, तो फिर कैसे याद किया जाए? तो हमें जितने भी जो साहित्य के ग्रंथ हैं, वो हमें मूल पढ़ने की आवश्यकता होगी। अगर हमें वहाँ का प्रसंग याद रहेगा, जिस प्रकार उत्तर रामचरित की जो कहानी रहती है, जिस प्रकार मुद्रा राक्षस की कहानी रहती है, अगर हमने एक बार अगर पढ़े हैं ग्रंथ, तो हमें वो प्रसंग ज़रूर याद रहेगा। प्रसंग याद रहेगा तो सबसे पहले अर्थ याद आएगा और अर्थ के अनुसार हमें पंक्ति याद आती रहेगी। अगर हम रटेंगे तो हमें सिर्फ़ रटा हुआ ही याद रहेगा, फिर हम उसमें कन्फ्यूज़ होंगे कि यार ये अभिज्ञान शाकुंतल की पंक्ति है, उसमें ऐसा कहा है और ये मृच्छकटिकम की है, तो ऐसे ही हमारा रहता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जितना मूल पढ़ा जाए, उतना ही अच्छा है और उतना ही हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि नितिन जी ने भी इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि बिना मूल पढ़े अगर हमें यूजीसी नेट पाना है, तो जहाँ तक गाइड से और मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि गाइड से हमारा नेट तो क्वालीफाई हो जाएगा, पर जेआरएफ में पाने में थोड़ी-सी मुश्किल बनी रहती है। तो जितना भी हो सके, अब ऐसा नहीं है कि मतलब यूजीसी नेट का पेपर आ रहा है तो हम छोड़ दें। कि हम अब नहीं पढ़ते यार, अब थोड़ा-सा बाद में करेंगे। परंतु अभी तो 1 बार, 2 बार, 3 बार अभी और आएँगे। अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं तो यही आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एमए होते-होते हमारा यूजीसी नेट हो जाना चाहिए। और आपका कोई प्रश्न हो तो किसी का पूछ लीजिए। जी, किसी और विद्यार्थी का कोई प्रश्न है? अनुपमा जी काफी समय से हैंड रेज कर रही हैं। आपका कोई प्रश्न है क्या? अनुपमा जी, आप हैंड रेज कर रही हैं काफी समय से, कोई प्रश्न है या फिर ऐसे ही दब जा रहा है बटन? हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि मतलब अगर हम सूक्तियों का अच्छे से मतलब श्लोक का अर्थ ना निकाल पाए तो फिर उसके लिए क्या करें? देखो, जैसे मैंने अभी जो अ, जिन्होंने अभी आपसे पहले प्रश्न पूछा था, तो उनको भी मैंने यही बताया था कि अगर हम मूल पढ़ेंगे तो हमें प्रसंग ध्यान रहेगा। प्रसंग ध्यान रहेगा तो उस प्रसंग में किसने पंक्ति कही है और एक कौन से ग्रंथ की पंक्ति हो सकती है, ये हमें याद रहेगा। जी। क्योंकि हम प्रसंग में उसका अर्थ ज़रूर हम देखते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम इनका हमारा अध्ययन अपने आप ही हो जाएगा और अमरीश जी आपको बिल्कुल एक पंक्ति-पंक्ति थोड़ी ना बताएँगे अब कि ये पंक्ति है, इसका अर्थ ऐसा क्योंकि ना इतना समय आपके पास है, ना इतना समय अमरीश जी के पास है। अमरीश जी तो बस आपको सिर्फ़ ये बताएँगे कि ऐसे पढ़ना है, इतना आपको लेना है या जी, जी, ये सही कह प्रसंग रहे हैं। आपको छोड़ देना है। तो आपको बिल्कुल अपनी आपकी बिल्कुल ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं मतलब पूरा ग्रंथ पढ़ लूँ। तो पूरा मूल ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता तो ज़रूर है, तभी ये सूक्तियाँ याद होती हैं, नहीं तो ऐसे मैंने बहुत कोशिश करी है रटने की, मुझे तो कभी याद नहीं हुई। जी, धन्यवाद। जी, और इसमें कुछ बातें मैं भी जोड़ना चाहता हूँ। आप लोग जो है ना, साहित्य के अंदर जो नाटक अथवा जो महाकाव्य वाला भाग है, तो उसको प्रयास करें कि उसको सबसे अंतिम में उठाएं।
जब आपका सारे विषय जब आपके पढ़ लिए जाएं, क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये वाला विषय बहुत बड़ा है। स्वप्नवासो दत्तम है, तो इसमें लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा पढ़ना है आपको। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है तो वो पूरा ही पढ़ना है। तो आप एक पुस्तक को पढ़ोगे तो 6 महीने भी आपके लग जाएंगे, तब भी ये पुस्तक पूरी नहीं होने वाली है। तो थोड़ा सा स्मार्ट पैटर्न हम सभी को अपनाना है कि जो जो विषय छोटे हैं, मतलब सभी विषय लगभग छोटे हैं, तो उनको पहले कर लीजिए। और जो भी आपको पढ़ना है तो उसके बाद में उसके पहले जो महत्वपूर्ण भाग हैं उसको पढ़ लें। उसके बाद अगर समय मिलता है तो उसको पढ़ें, क्योंकि इकाइयाँ फिक्स हैं और नंबर फिक्स हैं, है ना। 100 प्रश्न है, 10 ही इकाइयों से आने हैं। तो इसीलिए हर एक इकाई से जो है 20-20 नंबर के ही प्रश्न आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएगा कि केवल सूक्तियों से ही आपका 50 प्रश्न पूछ लेगा, ऐसा कभी करेगा ही नहीं। तो आपके जो हैं 90 प्रश्न सही हो सकें, इसके लिए आपको ज़्यादा परिश्रम करना है, न कि आपके जो 10 प्रश्न ये सूक्तियों वाले या साहित्य में महाकाव्य नाटक वगैरह में से जो प्रश्न आते हैं वो आप उसको बचाने के चक्कर में अपने 90 प्रश्नों को गलत मत करो, है ना। तो पहले आपको 90-95 जो प्रश्न हैं इनके ऊपर फोकस करना है। और बाकी जिसमें इन्होंने कहा प्राकृतिका जी ने, एक तो इनका नाम बड़ा अच्छा लगता है प्राकृतिक। तो इनका जो प्रश्न था कि हमारा मतलब बेस वीक है, संस्कृत ठीक से नहीं आती, ये केवल आपकी समस्या नहीं है। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो मुझे सबका पता है अच्छे से। लेकिन जो गुरुकुल बच वाले बच्चे हैं उनके अच्छे रहते हैं। बच्चों का भी पता है, टीचर्स का भी पता है, सबकी स्थिति मुझे पता है किसकी क्या क्या स्थिति है, और इसमें आप लोगों की गलती भी नहीं है। गलती थोड़ी बहुत तो आप लोगों की भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है टीचर्स की है, क्योंकि वो बिल्कुल गाइड नहीं करते हैं, कुछ बताते नहीं है, बस जैसे तैसे हो रहा है चल जाए। सिलेबस भी बहुत मुश्किल से पूरा कराते हैं, जो बहुत आसान पाठ्यक्रम होता है। तो थोड़ी सी लापरवाही उनकी है। बाकी हर बार जो है आप केवल गुरुकुल वालों से तुलना करके कि गुरुकुल वाले बच्चे परंपरा से पढ़ते हैं और इसीलिए वो हमसे आगे हैं, हम तो हमेशा पीछे ही रहेंगे, तो ये जो है ना अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात हो जाती है ना। कब तक आप गुरुकुल वाले बच्चों की तुलना करके आप स्वयं को पीछे ही भगाते रहोगे। फिर तो ऐसा हो जाएगा ना कि आपको भी पढ़ना चाहिए। आप गुरुकुल में जा करके कभी 1 महीने का जीवन जी के देखो, कितना तपस्या करना पड़ता है। इतनी भयंकर सर्दी में भी 4 बजे फिक्स है बच्चों का टाइम। बच्चा छठी कक्षा का हो या बीए फाइनल ईयर का हो, उठना ही होगा उसे 4 बजे, ग्रंथ खोल करके बैठना ही होगा, कितनी भी भयंकर सर्दी हो, है ना। यहाँ हम लोग स्वेटर पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, इनर पहन रहे हैं, सॉक्स पहन रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं। आप गुरुकुल के बच्चों को देखो, सब प्रतिबंधित है। केवल एक कुर्ता धोती जो है उसी को पहनना है, उसके ऊपर एक पीले कलर वाली जो चादर होती है उसको पहनते हैं बच्चे। तो हर जगह हम लोग नहीं कर सकते, और जो इतनी तपस्या में जिसको एक वातावरण प्राप्त होगा तो वो निश्चित रूप से थोड़ा सा अपने विशेष का विशेषज्ञ बनेगा। बाकी बीए में आप लोग थोड़े से, आपको बोध था नहीं कि आपको कैसे कैसे करना है, लेकिन अब आप आगे बढ़ चुके हो, एमए में आ चुके हो, और आपको शायद बताने वाले लोग भी मिल रहे हैं। तो आपको अपना बेस क्लियर करना चाहिए। कई सारे तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको संस्कृत के प्रश्न जो है ना ये समझ में आते ही नहीं है कि परीक्षा में पूछा क्या जा रहा है। इसी में इनकी गलती हो जाती है। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि परीक्षा में जो है ना भाषा बड़ी क्लिष्ट आ रही है, कठिन आ रही है, ऐसा नहीं होता है। जब बल्कि हमारा जो परिश्रम है संस्कृत के सामान्य व्यवहार को समझने वाला, उसमें कमी है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसीलिए मैंने जो ये अभी बैच शुरू किया है, 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और लगभग 15-20 फरवरी तक, जब तक ये थोड़ा सा लाइन पे आ जाएगा, तो एक बेसिक संस्कृत वर्ग भी मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें आप लोगों का जो बेस होता है, संस्कृत ना आप लोग समझ पाते हो, ना बोल पाते हो, ना सामान्य कारकों का आप लोगों को प्रयोग नहीं आ पाता है, तो इसके लिए भी एक 2 महीने का जो है स्पेशल एक क्लास में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सामान्य शुल्क भी उसकी रखेंगे, क्योंकि बिना शुल्क के कोई फायदा नहीं है। मैंने देखा है, फ्री में मैंने बहुत सहायता करी है, बहुत पढ़ाया है, आपको ये उल्टा निकम्मा घोषित करके और बच्चे निकल जाते हैं, है ना। तो सामान्य फीस भी रखी जाएगी। जीवन में एक बार 2 महीने का समय दीजिए और अपना जो बेसिक है ना वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि व्याकरण में भी संस्कृत की पंक्तियों को पढ़ना है, दर्शन में, साहित्य में, वेद में, हर एक जगह पर संस्कृत में जब तक हो तब तक ये पंक्तियां टकराएंगी। आप जब अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो कैसे एक शिक्षक बन करके आप बच्चों को पढ़ाओगे, है ना। तो इसीलिए इस पर भी मैं ध्यान दे रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैंने लिंक विंक शेयर कर दिया था, बच्चों को कहा था कि आप लोग पढ़ो। 10 दिन बच्चे पढ़े, उसके बाद गायब हो गए। क्योंकि प्रॉपर जब तक एक स्पेशल उसी का कोर्स नहीं चलता है तब तक पढ़ाई नहीं हो पाती है, और ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। और इस बार मैं इसके लिए भी काम करूँगा टाइम निकाल करके।
बाकी मैनेज आप सभी को करना है कि आपको एमए भी करना है, नेट का भी देखना है, अपने बेसिक को भी स्ट्रॉन्ग करना है, और शायद आपका बीएड एंट्रेंस भी है उसकी भी तैयारी करनी है। और आप जो ज़्यादातर जो है लड़कियां ही होती हैं छात्र के रूप में, तो आपको घर वर का जो काम है उसको भी देखना है। तो ये सारा मैनेजमेंट आप सभी को करना है। बाकी नेट वाले में तो हमने बहुत अपना जो है प्राण शक्ति लगा करके जितना कर सकते थे उतना किया है हमने इतने कम समय में। और ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आकाश जी होंगे अभी यहाँ पे। भैया परीक्षा से पहले मेरा तो स्लेट साफ हो गया। क्या हो गया? स्लेट पूरा साफ हो गया। अब तो समझ में आ रहा कुछ भी पढ़ी भी थी या नहीं। कोई बात नहीं, बहुत आपने पढ़ाई की है, परिश्रम भी किया है। ठीक है, आपसे मुझे जेआरएफ चाहिए। कुछ लोग हो ना जो विद्यार्थी हो मेरी क्लास में, आप लोगों से तो फिक्स है जेआरएफ लेके आना, नहीं तो फिर वापस मत आना। तो आप लोगों को ऐसे हतोत्साहित नहीं होना है। आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया है, ऐसे नहीं है। अभी आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा ना, मैंने जो आपको 13-1400 जो प्रश्नों का अभ्यास कराया है, ये ऐसे व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आप लोग परीक्षा में जाइएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और कॉन्फिडेंट रहिए, 75 क्वेश्चन 100 में से आपको बिल्कुल आएंगे। 5 क्वेश्चन जो पैराग्राफ वाला हो गया वो भी आप लोग हल कर दोगे, तो 20 प्रश्न आपको बस फर्स्ट पेपर में सही करने हैं। 200 नंबर पार करते ही आपका जो है ना जेआरएफ कंफर्म है। तो इस टेक्निक को लगा करके जाइए, आप लोग लक्ष्य के बहुत पास में हैं। ठीक है, वैसे तो मैं 4 महीने तक लगातार आपको मोटिवेट करता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अंतिम समय है तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ कुछ विद्वानों का भी सानिध्य आपको प्राप्त कराया जाए। चलिए, मैं ज़्यादा वक्तव्य दे रहा हूँ, आप सभी क्वेश्चन पूछ लीजिए आकाश जी से। आकाश जी अभी हैं यहाँ पर। जिसका कोई और प्रश्न हो आकाश जी से आज बात कीजिए, मेरे साथ तो बात होती रहती है। जी, तनीषा जी, आकांक्षा जी, मीना जी, अभिषेक जी, हर्ष जी, गुलशन जी, आज साइलेंट है आप बहुत। जैसा कि अमरीश जी, एक मिनट, कि जो ये प्रकृतिका जी हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि मतलब कि हम गुरुकुल से नहीं है तो हमारा मतलब वेश नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि गुरुकुल वाले ही सब हो जाते हैं। हमने अब अपने साथ में बहुत ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो हमसे भी बहुत ऊँचे स्तर पर हैं और उनको हमसे भी ज़्यादा बहुत कुछ आता है। उन्होंने कुछ भी गुरुकुल से पढ़ाई नहीं करी और उन्होंने ऐसे ही मतलब कॉलेजों से ही सीखा। उन्होंने जब बीए करी और एमए करी, तो ऐसा नहीं है कि मतलब गुरुकुल वाले हैं तो उनको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। तो अपने आप को उनसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी टाँग पकड़ के आप खींचो, उनकी टाँग पकड़ो और उनके समान उतना ऊपर जाओ, अर्थात उनसे कुछ मतलब सीखने का प्रयास करो, उनसे पूछो कि अब जैसे कि अगर हम व्याकरण ले लेते हैं, तो उसमें हमें शब्द सिद्धियों में हमारी बहुत ज़्यादा अरुचि होती है, इसके कारण हमें व्याकरण नहीं आता है और बाकी वो नीरस तो पहले से ही है। तो हमें थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि हम अपने मित्रों से थोड़ी सहायता लें कि मुझे ये नहीं आ रहा है तो मुझे ऐसा बताओ, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमें उनसे थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है और अपने समय की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने अपना समय गुरुकुल के समय में दे दिया है। वो बिल्कुल एकदम एक अलग माहौल में थे, जहाँ पर उनको बिल्कुल भी कोई कोई मतलब परेशानी नहीं होती थी। तो उन्होंने वो चीज़ें वहीं सीख ली थी। लेकिन अब जैसे कि अमरीश जी ने बताया कि कैसी स्थिति है हमारे विश्वविद्यालयों की, तो वहाँ पर थोड़ा-सा जो प्रोफ़ेसर वग़ैरह होते हैं वो भी जो मतलब ऐसे छात्र होते हैं उनका ज़्यादा मार्गदर्शन अच्छी भाँति से नहीं वहाँ पर हो पाता है। तो हमें अपने जो साथी हैं कि तो हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उनसे अगर हमें नहीं आता है तो ऐसा तो है नहीं कि अब सभी चीज़ें प्रोफ़ेसर ही बताएँगे। हमारे साथी भी ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें उनसे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। तो मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि गुरुकुल वाले एक कहीं से आते हैं, आप भी गुरुकुल वालों की तरह बन सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब जो है इस संगोष्ठी को समापन की ओर लेकर के चलते हैं। भ्राता नितिन जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप भी बीच नमस्ते बीच में भ्राता कई जी। बार
जी, नितिन जी को नमस्ते। मेरा नमस्ते। कई बार नमस्ते भ्राता बीच-बीच जी, में नमस्ते। आकर के ये भी देखते हैं कि कैसे-कैसे कार्यक्रम चल रहा है। तो यही है। तो इस प्रकार से आज जो थी अंतिम संगोष्ठी थी और आज दोपहर को अलंकार विषय की जो अंतिम कक्षा थी वो भी पूरी हो चुकी है। तो अब आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और ये मानसिकता जो है ना, गुरुकुल वाले बच्चे बहुत हाई फाई होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक वो महाभाष्य में पंक्ति आती है ना कि प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम प्रधानम, है ना, और प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति। तो व्याकरण जो होता है ना, जो वेद के 6 अंग होते हैं उसमें सबसे प्रधान होता है और व्याकरण विषय में ही गुरुकुल के बच्चों को परिश्रम करा दिया जाता है। इसीलिए बाकी जो विषय हैं गुरुकुल के बच्चे आसानी से कवर कर पाते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। तो हमें भी जो बाहर गुरुकुल के बच्चे हैं, हमें भी क्या होता है, व्याकरण तो आता है, लेकिन इसके अलावा हमने जो व्याकरण पढ़ा है ये प्राचीन परंपरा वाला पढ़ा है। तो हमें भी नव्य व्याकरण परंपरा को पढ़ना पड़ता है, लघु सिद्धांत कौमुदी। हमें भी साहित्य में परिश्रम करना पड़ता है। आकाश जी ने कहा कि उनका दर्शन थोड़ा सा वीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो साहित्य है वो थोड़ा सा वीक है, तो मुझे भी विद्वानों की शरण में जा करके उसका अध्ययन करना पड़ता है और मैं बहुत इसके लिए प्रयास करता हूँ। जैसे कल की जो विदुषी वक्त्री थी संस्कृति जी, तो उनसे मैं काफ़ी सारे विषयों को पढ़ता हूँ। और मेरा तो ऐसे ही है, मैंने बहुत ज़्यादा समय तक गुरुकुल में पढ़ाई की नहीं है, तो मुझे तो हर एक विषय को ही अध्ययन करना पड़ता है। कभी मैं आकाश जी की शरण को प्राप्त करता हूँ, कभी भ्राता नितिन जी की शरण को प्राप्त करता हूँ। तो मैं सबसे कुछ ना कुछ पढ़ के, क्योंकि जब तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई कमी है तब तक मैं आप लोगों को वो विषय नहीं पढ़ाता हूँ। मैं उसी को उठाता हूँ जिसमें मैं पूरा का पूरा श्योर हो जाता हूँ कि अब इसमें मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। तो सीखना चाहिए, हर किसी को परिश्रम करना पड़ता है। और कॉलेज वाले जो बच्चे हैं, ऐसे पता नहीं हजारों एग्जाम्पल्स हैं डीयू में, तो जो लोग गुरुकुलीय परंपरा से न होते हुए भी उन्होंने बहुत परिश्रम किया और वो बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं आज के समय में, है ना। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आपके हैं, आप तो संस्कृत भारती से हैं तो आपको पता है कि हर कोई गुरुकुल से नहीं है, लेकिन हमसे भी बहुत आगे हैं वो लोग, बहुत आगे हैं हमसे भी, है ना। तो मतलब ये है कि अ, हमारा आगे होना ना हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है कि कौन कितना परिश्रम कर रहा है। ठीक है जी। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो और निश्चित रूप से कक्षा के जो बैच वाले विद्यार्थी हैं, आप सभी से तो मैं परीक्षा के बाद भी एक बार बात करूंगा। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा पहला बैच था, मैंने आकाश जी से, भ्राता नितिन जी से और भी कुछ कुछ जो मेरे से ज्येष्ठ लोग हैं, तो आप सभी से मैंने थोड़ा सा डिस्कस करके इस बैच को शुरू किया था और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बैच को करके, बहुत खुशी हुई। लगभग 20-25 लोग थे, उसमें से 3-4 लोग तो 1-2 महीना पढ़ के इधर उधर हो गए, है ना। और मुझे ब्लॉक करके निकल गए, मैंने कुछ उनको बोला भी नहीं, कुछ बात भी नहीं हुई, लेकिन जो भी होगा उनका फीस वीस के कारण से जो भी है। बाकी कुछ और भी लोग हैं जो कक्षाओं में आते नहीं हैं, सेवाएं कर रहे हैं, अलग अलग नौकरी इत्यादि में हैं, लेकिन फिर भी 7-8 बच्चे ऐसे रहे जो रेगुलर रहे, उन्होंने अंतिम समय तक टेस्ट भी दिया। आज सुबह की क्लास में भी वो लोग अवेलेबल थे। तो मेरा ये बैच मुझे बहुत अच्छा लगा। रिव्यू के रूप में भी कुछ कुछ विद्यार्थियों का जो रिस्पॉन्स आया वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी यही उपलब्धि थी। जैसे एक विद्यार्थी ने कहा कि सर हमें, मतलब हम लोग बीए में थे और बीए में हमारा ऐसे ही पता ही नहीं चला कि कोई टीचर है कि नहीं है, और बीएड वो एक छात्रा हैं तो कर रही हैं बिहार में किसी विश्वविद्यालय से। तो उन्होंने मुझे बताया कि बीएड में वो केवल एकमात्र ही संस्कृत की स्टूडेंट है और कोई है ही नहीं, और टीचर उनको आज तक पता ही नहीं चला कि टीचर कौन है वहाँ का संस्कृत डिपार्टमेंट का। तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा था कि मैं एमए करूंगी तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा करके मतलब एमए वगैरह करूंगी, लेकिन आप मुझे मिले इधर ऑनलाइन पढ़ाते हुए, फिर मैंने आपसे पढ़ा, फिर मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और मैंने परिश्रम किया। और वो स्टूडेंट ऐसी हैं कि मेरा जो वीकली जो टेस्ट होता है, 2 टेस्ट मैं करता हूँ और इसमें जो टॉपर होते हैं उनको मैं हाईलाइट करता हूँ, उनकी फ़ोटो को प्रोफाइल पर हम लोग लगाते हैं, ये बैच वाले बच्चों को पता है। तो वो छात्रा जो है उन्होंने 1 या 2 बार जो है टेस्ट में टॉप भी किया है ना। तो यही हमारी जीत है कि बच्चों की सहायता हो सके, क्योंकि कोचिंग तो बहुत सारी है, पढ़ा भी बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा हमें नहीं दिखता है, कुछ ना कुछ जो है कमियां रह जाती हैं। तो यही सबसे मुख्य तो प्रयोजन यही था कि बच्चों की सहायता हो सके, क्योंकि हमें इस प्रकार से किसी ने सहायता करी नहीं है कि सामने बिठा कर कोई पढ़ाए, बार बार जो है पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे, सब कुछ ये वो नहीं मिले हैं ऐसे लोग, और ठीक से पढ़ाने वाले लोग भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
ठीक है जी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस बैच में, और मैं ये जो 7-8 बच्चे हैं इनको हमेशा याद रखूँगा, और इनमें से 5 का नेट जेआरएफ होना एकदम क्लियर है। मैं बिल्कुल लिखित रूप में गारंटी दे रहा हूँ आप सभी को। रिजल्ट आने के बाद मैं पोस्टर भी पब्लिश करूँगा। इनका फिक्स है, बिल्कुल एकदम कन्फर्म है, और मैं इनके रिजल्ट को देख करके ये गारंटी ले रहा हूँ। 4 या 5 बच्चों का फिक्स है कि उनका नेट जेआरएफ वगैरह हो जाएगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हूँ आप सभी के लिए कि आपका हो जाए और आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे भी आप ही लोगों को थोड़ी ना पढ़ाना है। नया नया बैच होगा ना, नए बच्चे आएंगे, उनको पढ़ाना है। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ में। बाकी आज अब हम आते हैं अपने इस मीटिंग के समापन की ओर। तो भ्राता आकाश जी को आपने सुना और आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों इनका नाम सेलेक्ट किया हुआ था। लोग बहुत सारे थे मेरे कांटेक्ट में जो लोग जेआरएफ वगैरह करके पार कर चुके हैं, तो मैंने उन सभी विद्वानों में से आकाश जी को चुना, क्योंकि इनसे काफ़ी बार जो है मैं मार्गदर्शन प्राप्त करता हूँ। व्याकरण के कुछ कुछ क्लिष्ट विषय आते हैं तो मैं इनसे प्रश्न उत्तर वगैरह किया करता हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया दृष्टांतों के माध्यम से। और मैंने स्वतंत्रता दी हुई थी कि आपको जैसे बोलना है आप बोल सकते हो, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, जो जो कठिनाइयों को मैंने महसूस किया है मैं उन उन टॉपिक्स को ही आज कवर करूँगा। तो इन्होंने जैसे फर्स्ट पेपर की स्थिति बताई थी अपनी, और दर्शन इकाई वाली जो स्थिति थी, ऐसे ऐसे करके जो जो इन्होंने पॉइंट्स बताए आप सभी को याद रखना है ना, और परिश्रम करना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इस बार नहीं तो कभी और, लेकिन अवश्य होगी, लेकिन परिश्रम करने से ही होगी, है ना। बचपन में मैंने पता नहीं कितने सालों पहले पढ़ा था कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। बचपन में पढ़ा था, पता नहीं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा था, और वही प्रश्न जो है आज तक प्रासंगिक है। आज भी हम लोग अपने जो पाठ्यक्रम में जैन दर्शन वाला भाग पढ़ते हैं सामान्य अध्ययन, तो हमें उसके अंतर्गत वो याद करना होता है। या विशिष्ट अध्ययन में भी जो जैन दर्शन का पाठ पढ़ते हैं, तो मुझे सब कुछ भूल गया, लेकिन पहले जो थे वो ऋषभ देव थे, 23वें जो थे वो तीर्थंकर हैं, और 24वें महावीर स्वामी हैं। ये वाला भाग मुझे कभी नहीं भूला। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिदिन आपका परिश्रम चाहिए, क्योंकि विद्या के लिए कहते हैं ना कि विद्या जो है ये क्षण क्षण से अर्जित की जाती है, और धन को आप कण कण से अर्जित करके लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन अगर विद्या को करना है तो क्षण क्षण से, दिन भर में आप देख लो कि आपने नया क्या सीखा है, नया क्या जाना है ना। बाकी बहुत परिश्रम हुआ है आप सभी के ऊपर, और आप सभी ने भी बहुत अच्छा परिश्रम किया है, और मुझे उचित परिणाम आएगा ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। और मैं अपने काम को जो है ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता हूँ, और मैं पूरी गारंटी से इस बात को इस मीटिंग में कह रहा हूँ। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, यूट्यूब पर भी ये परमानेंट रहेगा, तो रिजल्ट के समय भी पता चलेगा कि हाँ कितनी मेरी बातों में दम है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, पूजा जी, स्मृति जी, देव, भविष्य, रजनी जी और गुलशन जी, है ना, इतने लोगों ने लगभग फॉर्म फिल किया हुआ है। तो देख लो, अब मेरी लाज आप लोगों के हाथ में है। तो अच्छे से कीजिए और आप लोग अपने अभिष्ट परिणाम को प्राप्त कीजिए। पुनः मैं आज के जो हमारे विद्वान वक्ता थे आकाश जी, मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और नेक्स्ट वाला जो बैच होगा ये बहुत प्रोफेशनल बैच होने वाला है। इसमें मैं वीकली भी कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ विद्वानों का जब 50% कोर्स जब पूरा हो जाएगा, तो ये जो अभिप्रेरणा संगोष्ठी हो रही है हर रोज, तो हम इसको साप्ताहिक संगोष्ठी का रूप दे करके जो जो कठिन कठिन विषय हैं, जैसे वाक्य पदियम हो गया, समास वाला भाग हो गया, या काव्य प्रकाश हो गया, या काव्य प्रकाश में अलंकार वाला भाग हो गया, है ना, या साहित्य दर्पण में खंडन वाला जो विषय है, तो ऐसे ऐसे कर करके हर एक विषय पर मैं विद्वानों को ढूंढ ढूंढ करके, विद्वानों के पास निवेदन करके आप सभी के लिए मैं ये व्यवस्था करूंगा अगली बार से। तो अगली बार का जो है बहुत विशिष्ट होने वाला है। तो चलिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। पुनः मैं आज के जो विद्वान वक्ता हैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। आज आकाश जी के विषय में मैंने जो भूमिका बांधी थी बहुत मेहनत से तो उसकी रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाई मैंने बाद में देखा कि रिकॉर्डिंग ही ऑफ है। लेकिन चलिए, विद्वान जो है ना, विद्वान कहते हैं कि विद्वान को किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। विद्वान तो सर्वत्र ही अपनी विद्या रूपी सुगंधि से सुगंध फैलाते हैं। विद्या रूपी उपलब्धि से सदैव उनका यश हर जगह प्राप्त होता है, दिखाई पड़ता है ना। तो चलिए, आप सभी के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने चित्त को शांत रखिए। कल कोई कक्षा नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है।
बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपनी परीक्षा को दीजिए और आप एक अभिष्ट परिणाम को प्राप्त कीजिए। फिर से कह रहा हूँ, 5 लोगों का नेट जेआरएफ मुझे चाहिए आप में से, जो भी लोग हैं। ठीक है जी। और क्वेश्चंस जो भी आपके हुए हैं मैंने लिए हैं 1300-1400, सभी को मैं कोशिश करूंगा कल थोड़ा सा आपके पास भेज दूंगा, है ना। एक नज़र उसको भी मार जाइएगा, हल्का फुल्का हल तो कर चुके हैं आप लोग, एक नज़र उसको भी मार जाइएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी को नमस्ते। पुनः एक बार मैं अंतिम में आज के जो विद्वान वक्ता हैं हमारे आकाश जी, इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया, हमारे विद्यार्थियों के लिए समय दिया, और बिल्कुल एक क्या बोलते हैं, समकक्ष जो हमारे मित्र होते हैं, बंधु होते हैं, इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, हमें बताया, बहुत सारी चीज़ें समझाई, बहुत सारे विषयों को भी स्पष्ट किया। तो आपका भी मैं पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मीटिंग को समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्ते भ्राता जी। जी नमस्ते। नमस्ते सर।